तो रेडी, अपन ने जो पढ़ा था ना सारी चीजें क्लियर की अपन ने। फिर भी मान लो कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस हमें नहीं आया या हमें उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस नहीं आए, तो उस पर फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित, मैं आपको जो केवल वही कर रहा हूं जो कीवर्ड है, वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया? हैटनर, कांट, हम्बोल्ट, रिचर्ड हॉडसन। मैंने आपको लिखवाया नहीं है सही, लेकिन मैंने उसकी भूमिका जब बनाई थी तो वहां सारी चीजें आगे थी। बस थोड़ा सा क्लिक कीजिए। ये कहना चाह रहा वास्तविक संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण, यानी यहां वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था हैटनर, कांट, हम्बोल्ट, हॉडसन। तो भाई आंसर होगा क्या होगा वो आप लगा लीजिए। और अब इसका आंसर है बी, इम्मानुएल कांट। मैंने बी क्यों माना? क्योंकि जब हमारा प्रारंभ हुआ था मध्यकाल, तो मध्यकाल में हमने कहा था कि ये वैज्ञानिक आधुनिक काल है। और वैज्ञानिक आधुनिक काल में वारेनियस, कांट जैसे भूगोलवेत्ता थे। कांट की पुस्तकों को खुद न्यूटन महोदय ने प्रति करवा के पढ़वाई थी और बहुत सारी चीजों की इन्होंने शाखाएं बनाई थी। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, वो सारी चर्चा की थी। तो यह कांट है। हॉडसन ने क्षेत्र विभिन्नता था, तो सर्वप्रथम तो आ ही नहीं सकता, बहुत लास्ट में पहुंच गया वो। तो अब सर्वप्रथम अगर हम देखें, कालक्रम भी देखना चाहें तो कालक्रम सबसे पहले कांट का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। रिटर द्वारा लिखित अर्धकुंडे है। जैव सिद्धांत को ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का प्रतिपादन किया। सबसे सिंपल फैक्ट सवाल आप कर लीजिए, जो भी आप लिख लो। फेडरिक रेडजेल। अब यहां पर मैंने एक अग्रगामी है ना, मैं आपको बहुत जगह लेके जाऊंगा, ये नहीं क्वेश्चन करवाना अपन को। अग्रगामी से अग्रदृष्टा बना नहीं बना? अग्रदृष्टा कई बार क्या है, मेरे साथ सहयोग होता है, कई बार मैं जो बोल देता हूं वो आ ही जाता है। और मुझे पता नहीं कैसे होता है। अग्रदृष्टा आधुनिक भूगोलवादी विचारधारा भी है। आधुनिक विचारधारा, तो आधुनिक विचारधारा आगे की सोचते हैं। तो ये सारे आधुनिक विचारधारा है ना, ये यूरोपीय विचारधारा आगे की सोच रहे हैं। और उत्तर आधुनिकवाद कहता ना, अग्रदृष्टा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोनों में यदि तुलना है उत्तरवाद और आधुनिकवाद में, तो समझ में आ जाएगा कि अग्रदृष्टा नहीं बनना, हमें वर्तमान की परिस्थितियों, वर्तमान की समस्या का समाधान करना है। तो अग्रदृष्टा आ गया तो आधुनिकवाद, और ये आधुनिक भूगोलवेत्ता है, और ये तो पढ़ लिया अपन ने। निम्न में से किससे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य थे? निम्न में से कौन से भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य थे? एक दो तीन, एक दो चार, दो तीन चार, एक तीन चार। मैं यहां पर एक लाइन और लिखता हूं, ई मैंने और लिख दिया हूं। कुछ भी हो सकता है, राइट आंसर तो फिर भी है उसी में, आप लगा लीजिए। तो निश्चयवादी विचारधारा से छुटकारा पाना नहीं था, क्योंकि निश्चयवादी विचारधारा तो आगे तक गई है। और हम कालक्रम पढ़े तो पहले कौन आया भाई? डिटरमाइन, समझना, निश्चयवाद। चलिए छोड़े, वहां भी नहीं चले अपन, चले अपन वहां पर नहीं चले। अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कल,
मात्रात्मक बनाम कौन सी, गुणात्मक। तो भैया जी गुणात्मक का विरोधी और से क्या लेना देना इसको, यही से खत्म हो गया आपका। और कालक्रम में जाए तो पहले निश्चयवाद, संभववाद या पैराडाइम में आए हम लोग। आपका सिलेबस है ना, स्टैम्प टू स्टैम्प सिलेबस की कॉपी है। यदि आप जाए कि हम लोग पैराडाइम में जाएं, तो पहला पैराडाइम कौन सा आया, मानव और प्रकृति के बीच संबंध, आपका नियतिवाद आया। नियतिवाद के बाद संभववाद आया, और संभववाद के बाद मात्रात्मक आया। तो मिटाना तो संभववाद मिटाता, ये नियतिवाद क्यों मिटाया। फिर मात्रात्मक के बाद आया आपका मानववाद आया, फिर मानववाद का कल्याणवाद, फिर उग्रवाद। यही तो था कालक्रम। फिर नए आधुनिकता आ गई, उत्तर आधुनिक काल आ गया। तो इसका सही आंसर 2, 3, 4। अगला, आचरणवाद निम्नलिखित में किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया था। आचरणवाद, बिहेवियरलिज्म। आंसर लगाते जाए, बोलना नहीं है, क्योंकि पड़ोसी भी है ना आपका, ध्यान ही रखना, मैं बोलना नहीं है, आंसर हमने लगाते जाना है बस। क्योंकि हम एग्जाम के जैसे, बस इतना फर्क है, मैं आपको बोल रहा हूं, वहां बोलेंगे नहीं कोई आपसे। हाँ, तो अब इसका आंसर आप लगा लीजिए, पहले मैं देखता हूं। अंतर आचरण का मतलब क्या है, बिहेवियरल, बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद। और ये व्यवहारवाद आया, पहले हमारे बहुत सारे पैराडाइम चल रहे थे, इन पैराडाइम से लोग परेशान हो गए, और परेशान हो गए तो यहां आ गया मात्रात्मक आ गया। और मात्रात्मक से पहले कौन आया, नहीं 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 नहीं, पैराडाइम नहीं, थोड़ा सा हम उस पे जाए, विचारधारा पे, पदार्थ सॉरी प्रत्यक्षवाद, सकारात्मकता। सकारात्मकता आई, उस सकारात्मकता ने मात्रात्मक की नींव रख दी। तो मात्रा में सकारात्मक है, और मात्रा भविष्य के लिए ये भूगोल बनाया गया, यानी भूगोल में भविष्य का विकास करने के लिए मात्रात्मक लाया गया। तो सकारात्मक पक्ष बना मात्रा का, और मात्रा का विरोध हुआ व्यवहारवाद। तो ये हो गया प्रमात्रीकरण के विरुद्ध। प्रमात्री है, प्रमात्र लिख दिया इसमें, मात्रात्मक। आपको समझ में नहीं आया भाषा एक दो तो आप पूछ लेना। तो ये हो गया, क्योंकि प्रादेशिकता का कोई मतलब ही नहीं है। और प्रादेशिकता क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे जाकर, सवाल मात्रात्मक में थोड़ा ज्यादा किया मैंने इसमें। प्रादेशिकता पहले आ चुकी। निम्नलिखित में से कौन से 3 मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम है। मानवीय भूगोल, तो यहां मानव भूगोल कह सकते हैं, मानवीय भूगोल। अब इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, आपको खुद फील होगा, आप जाके हमारे समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। मानव भूगोल में किसकी विजय गाथा होती है, मानव की, मानव कल्याण की, आदर्शवाद की। क्योंकि सकारात्मक रूप से मानव लेगा ना, यदि उग्रवाद होगा तो फिर रेडिकल हो जाएगा। मैंने लिखवाया ना, मानववाद 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, आदर्शवाद, उग्रवाद, तीनों प्रकार की चर्चा की थी। और इसके बाद परिघटना, फेनोमिना, फेनोमिना इसका भाग होता है। इसके बाद अस्तित्ववादी, बिल्कुल अस्तित्ववादी इसका उपागम है। कैसे अस्तित्ववादी है, ध्यान देना, किसान और व्यापारी दोनों का अस्तित्व है, दोनों को हटा नहीं सकते। यदि किसान को हटा दिया तो व्यापारी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और यदि व्यापारी को हटा दिया तो किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोनों में कार्य कारण से वो आपस में जुड़े हुए अस्तित्व है।
ये अस्तित्ववादी हिमालय के अस्तित्व को प्रश्न लगा देते हैं। आज जहां हिमालय हो सकता है कल हिमालय न हो। क्यों? क्योंकि अपरदन का सिद्धांत चल रहा है, एंट्रोपी चलती आ रही है। हम देख रहे हैं पर्वत उठे थे, कटते 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 जीरो हो गए। और ये प्रकृतिवादी का मतलब होता है मानवीकरण नहीं होना, प्रकृतिकरण होना, नियतिवाद। तो मानव भूगोल तो खुद की मानव की गाथा गा रहा और ये वापस बैकडोर ले जा रहा है हमें। तो क्या हुआ इसका? 1 2 4 सिंपल सवाल हल कर लो, इन पर दिमाग लगाओ, कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास। ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मांड केंद्र की रचना वैदिक से संबंधित है, जो कहलाता है। यानी ब्रह्मांड केंद्र की बात करना, केंद्रीय विचार होना, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों का केंद्रीय विचार। यानी प्रश्न के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों, तो हमें क्या करना है? ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत अब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़े सारे सिद्धांत अब से आए। तो ब्रह्मांड उत्पत्ति की बात कर रहा है, और ब्रह्मांड उत्पत्ति की बात का विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार, जिसमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी ब्रह्मांड केंद्र की रचना वैदिक से संबंधित है। तो भैया प्रजापति विश्वकर्मा से तो है नहीं, विश्वकर्मा तो है नहीं है, प्रजापति भी नहीं है, प्रजापति ने थोड़ी किया था, वो तो राजा बना के संचालन किया था, तो ये हो नहीं सकता। अब बचा सूर्य ब्रह्मांड, सूर्य ब्रह्मांड के बीच में आ जाता है, और उसका केंद्रीय विचार भी यही है। भारतीयों का विचार था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, कॉपरनिकस का विचार था ब्रह्मांड सूर्य केंद्र में, लेकिन एक आ गया टॉलमी, तो सबके मति मार दी उसने, सबके बीच में पृथ्वी है। अगला सूर्य नहीं होगा बेटा। जब पूछा विचार क्या है ब्रह्मांड केंद्र में, रचना में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। किस किस में भूगोल के विकास में योगदान दिया है अरब भूगोलवेत्ताओं ने? यूनानी, फारसी, संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों का अनुवाद और ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख के, यूरोप एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके, गणित में उनके मूल योगदानों से। इसमें एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं अपन लोग, अपन तो जोड़ सकते हैं, जितना हो उड़ जाओ ना आराम से। आराम से हो सकता है सवाल। इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। अब देखिए अनुवाद वाला देख लेते हैं। पतंजलि का अनुवाद किया था ना किसने? करो याद। है अल बरूनी, अल्बाजेस्ट पतंजलि का लास्ट में अनुवाद किया था। तो संस्कृत में अनुवाद भी किया था। एक ने पूछा था कौन सी किताब में था, आप में से किसी पूछा था कल। और फिर महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखा स्टोर, अंधकार में सब ज्ञान सुरक्षित था। लेखन के द्वारा अरबों का योगदान ज्यादा है। ईसाइयों ने तो कुछ नहीं रखा। ईसाइयों ने तो एक तलवार में, एक म्यान में धर्म की तलवार और राजा की तलवार दोनों रख दी थी, इसलिए वह ज्ञान खत्म हो गया था। तो ये वाला जो गणित में उनका मूल योगदान है ही नहीं है। गणित के योगदान तो पहले वाले थेल्स वाले आगे, कहां से आ गया मूल योगदान? इनके पास गणित था ही नहीं। इनके पास सबसे बढ़िया था खगोल विद्या। खगोल विद्या अच्छी थी इनके पास, क्योंकि देखो अलबरूनी 18 डिग्री का एंगल बना के बता दिया था कब उषा काल, कब प्रभा काल में लालिमा दिखाई देगी। तो खगोल काल अच्छा है इनका, यात्रा काल भी अच्छा है इनका, ऐतिहासिक भी अच्छा है, संग्रहण भी अच्छा है, और पर्यावरण के संदर्भ में भी इनका ज्ञान अच्छा है। नेक्स्ट,
तो इसका हो गया हमारा 1 2 कहां गया 1 2 3 ये रहा बी ऑप्शन। निम्नलिखित यूनानी विद्वानों से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया? सबसे सिंपल सवाल है। अब नहीं आता तो आराम से बना लेंगे हम लोग, क्योंकि सारे बता दिया किसने क्या कहा था पृथ्वी के बारे में। इसका आंसर है अरस्तु ने तो प्रूफ किया, संकल्पना इसने प्रस्तुत की। एरोटॉस ने तो द्विआत्मिक बनाया, अक्षांश जैसा बनाया, पृथ्वी को 3D को 2D में कन्वर्ट किया। टॉलमिक अल्माजेस्ट एक मानक संदर्भ है, स्टैंडर्ड बुक है अल्माजेस्ट, आराम से कर सकते हैं आप। सवाल को हमेशा कोरिलेशन पर लेके चलो, हर चीज को कोरिलेशन में लेके चलो आप। हाँ मनीषा, आपके आंसर मिल रहे हैं। देखिए, पहली उसकी पुस्तक प्लानेटरी हाइपोथेसिस, दूसरी सिंथेटिक्स सिंथेसिस, चौथी तीसरी एला एनालेमा है, एनालेमा। इसका ट्रांजेस्ट अल्माजेस्ट किसने किया? इसी का एक रूप परिवर्तन, इसने नहीं किया लेकिन इसका रूप परिवर्तन, और वो कौन है? अल बरूनी। और जितने भी अरबी भूगोल वेदता हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो दूसरा क्या करेगा पढ़ के वो? चौथी ज्योग्राफिया। इस गाइड टू ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया, गाइड टू ज्योग्राफी कह सकते हैं या फिर ज्योग्राफिया। ये ज्योग्राफिया में मानचित्र प्रक्षेप और विश्व मानचित्रों का वर्णन किया गया था। प्लानेटरी हाइपोथेसिस में अक्षांश देशांतरों की सारणी बनाई, ज्ञात स्थानों का परिशुद्ध अवस्थिति गाइड टू ज्योग्राफिया में की थी। तो इसका सही आंसर खगोलीय पिंडों की गति का। हम्बोल्ट ने अपने विश्व विज्ञान कॉस्मोस में, दोबारा आ गया, हम्बोल्ट ने अपने विश्व विज्ञान कॉस्मोस में निम्नलिखित में से, ये तो कल करवा दिया शायद मैंने, अरे इसको रिपीट कर दिया। तो इसका तो ये है ना भाई, 1 3 कल करवा दिया भाई, ये तो सॉरी। निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमिलित है? सारे प्रकार के टाइप्स अपन देख लेंगे यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? देखो इस महीने तो हम पढ़ते नहीं है, इस महीने पर बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, टेस्ट देंगे पूरे दिन भर पढ़ेंगे, जो पढ़ाया उसको रिवीजन करेंगे। इस तरह आदमी पढ़ ले ना, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी रणनीति है, सटासट आदमी पास हो जाए, सटासट कोर्स कंप्लीट हो जाए। लंबा खींच के चलते हैं ना तो बड़ा भूल जाते हैं, और पढ़ाई का चाव होता है महीना 2 महीना बस, उसके बाद चाव खत्म हो जाता है। हाँ देखिए, एलन सैंपल जो थी वो तो पारिस्थितिकी थी, कट्टर नियतिवादी थी, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो भाई टेलर के माथे गई, ये संकल्पना टेलर के माथे। फेडरिक रेडजेल, फेडरिक रेडजेल एक्यूमिनेस शब्द को लेविन्स राम, मैंने कल चर्चा की थी, विडाल डी ब्लास, जैनरे डीवी,
विशिष्ट जीवन पद्धति। ग्रिफिथ टेलर वास स्थान नहीं है, तो ग्रिफिथ टेलर का ये है। तीनों किताबें यहां अपनी हो चुकी है। ठीक है। स्पंदन जो परिकल्पना थी, हर्ट, हर्टसॉन नहीं, हटिंगटन, हर्टसॉन, हटिंगटन। अगला, भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए सुअवसर प्रदान करता है। यह प्रगति की विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप माना जाता है। निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभवतावाद, प्रायिकतावाद। ठीक है, कर लिया आपने। अब देखें, यहां पर जो अब बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? संभावना। पहली कीवर्ड पकड़ में आ गया। मान लो इससे भी नहीं पकड़ में आ रहा, क्योंकि हम इतना रूट हो गए पढ़ पढ़ के, हम दिमाग काम नहीं करता। सुअवसर प्रदान करता है प्रगति की विशेषताओं, मानवीय उद्यम, मानवीय उपकरण। सुनाई कहानी, आग, लकड़ी, पत्थर, उद्यम ही तो है, उद्योग थोड़ी उद्यम। और आधारभूत स्वरूप को माना जाता है संभावता। कई बार ये जो इंग्लिश वर्ड ये नहीं लिखा जाता, इंग्लिश वर्जन में होता है संभाव्यता, में हम घबरा जाते हैं। पॉसिबिलिटीज में होता है संभाव्यता। कैसे होती है कि हमारे पास पान के पत्ते हैं, उस पान के पत्तों में इक्का आने की संभावना क्या है? तो यही तो संभावना है, यही तो संभावना है। कितनी संभावना? 1/13। पान के पत्ते कितने? 13, उसमें इक्का आने की संभावना 1/13 है। ये स्टैटिक्स में आप पढ़ाएंगे आपको। किसने समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? मैंने इसको अपनी किताब में कई जगह गलत आंसर दे रखा है इसका। कर लिया, को जल्दी नहीं अपन को। किसने समर्थन किया? जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति, जीवन पद्धति और आ गया, और व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है हटिंगटन। टेलर के बारे में चर्चा की थी हमने, जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, प्रवास से जुड़ी हुई थ्योरी, नगर के विकास से जुड़ी हुई थ्योरी, रेड जेल। रेड जेल तो कहता है समान जीवन पद्धति और जीवन पद्धति समान अवसर समान जीवन पद्धति। सैंपल, चंचल पृथ्वी पर अस्थिर पृथ्वी का वर्णन कर, चंचल मानव का अस्थिर पृथ्वी का वर्णन करना। और ये कट्टर नीतिवाद, इसका तो कोई मतलब नहीं।